सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य 9th स्टैंडर्ड। आज कुछ नया टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं हम डाउट। जैसा आपने टाइटल में पढ़ लिया, डाउट क्लियर करना है। कुछ बच्चों का डाउट था लास्ट के कुछ वीडियोस में, तो सोचा वो डाउट बता दूं, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं कि अगर आपके डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मेंशन करिए, मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो जो मैंने बोला है वो मुझे करना है, फ़र्ज़ भी बनता है भाई, अगर बोला है तो करो। ठीक है, तो दो डाउट्स आए हैं मेरे पास। एक आया है वंश प्रिंस नाम के अकाउंट से और एक डाउट आया है शैलेश यादव नाम के अकाउंट से। ठीक है, ये दो अकाउंट डाउट्स आए हैं मुझे। इस बंदे का डाउट है या जो भी है जिसके भी नाम से अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो जो डाउट है वो है क्या कि हाँ n टाइम्स डिस्टेंस वाला। n टाइम्स डिस्टेंस कर देते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो चेंज आता है उस पर कन्फ्यूजन था इसको या इनको, जो भी हैं। और जो वंश प्रिंस हैं इनको क्या डाउट था कि इक्वेटर पर और पोल्स पर जो ग्रेविटी की वैल्यू, जो जी की वैल्यू, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन था, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं, इनका शॉर्ट डाउट है। ठीक है, इनके डाउट में क्या था कि जी की वैल्यू इक्वेटर पर और पोल्स पर अलग अलग है, कैसे है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। देखो, मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो एकदम ही गोल नहीं है, ठीक है, एकदम सर्कल नहीं है, कुछ ऐसा है। ठीक है, इक्वेटर के रीजन में बाहर की तरफ निकला हुआ है और पोल्स पर थोड़ा सा फ्लैट है। ठीक है, थोड़ा सा, पूरा ऐसा चपटा नहीं है। ठीक है, बल्ज्ड है, इधर बल्ज्ड है इक्वेटर्स पर और पोल्स पर थोड़ा फ्लैट है। ठीक है, ऑरेंज के शेप का मैंने बताया था ना, बीच में से बाहर निकला, ऊपर से दोनों तरफ से फ्लैट। अच्छा, तो सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस देखूं, यानी कि रेडियस मेजर करूं, तो सेंटर से यहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगा और ये पोल्स की तरफ का डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। क्लियर है। अब इसके लिए आपको एक चीज और ध्यान देनी है, आपको जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, स्मॉल जी की। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है GME/RE²। ठीक है, व्हाट इज RE? रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर है, पक्का। अच्छा, यहां पर भी RE है, यहां पर भी RE है, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ एट कहां पर? इक्वेटर। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। इक्वेटर पर जो है अर्थ का रेडियस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स। ठीक है, इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है पोल्स के कंपेरिजन। देखो, ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी कम है, इधर बाहर की तरफ निकला है तो दूर है ना। अच्छा, आप ये देख रहे हो कि जी की वैल्यू जो है स्मॉल जी की, वो कैपिटल जी ME/RE पर डिपेंड कर रही है। तो कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स है, ME मतलब मास ऑफ अर्थ फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये RE जो रेडियस है वही तो अलग अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो सब कुछ अब RE पे डिपेंड कर रहा है। और RE के साथ देखो कैसा है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रहा है ना। मतलब अगर RE बढ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि G जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना। ऊपर से वो स्क्वायर भी है, समझ में आया। तो मतलब अगर आपने R डबल किया तो G 1/4 हो जाएगा, वो तो इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। फिलहाल खलता समझो कि R बढ़ा तो G कम हो गया, है ना। तो R ज्यादा कहां होता है? इक्वेटर्स पर R ज्यादा होता है, आपने लिखा ना कि इक्वेटर का R ज्यादा है और पोल्स पर R क्या है, आपका रेडियस क्या है, कम है ना। तो जो इक्वेटर पर G है वो कम मिलेगा G एट पोल्स से, है ना। समझ में आया कैसे? अरे देखो, बताया ना मैंने कि R ज्यादा, कहां पर R ज्यादा होता है? इक्वेटर पर ज्यादा होता है। तो अगर R ज्यादा है तो G कम होता है ना। तो इक्वेटर का R ज्यादा है, इसलिए इक्वेटर का जो G है वो कम है, और पोल्स पे जो R होता है वो कम होता है ना। देखो, लेस देन पे दिखाया है मैंने। तो पोल्स पर रेडियस कम होता है, इसलिए पोल्स का जो G है वो ज्यादा होगा, क्योंकि रेडियस के उल्टा डिपेंड करता है। ये बात हो गई वंश प्रिंस के डाउट की। अब अपन बात करते हैं शैलेश यादव वाले अकाउंट के डाउट की। ठीक है, इनका डाउट ये है कि वो जो n टाइम्स डिस्टेंस कर देंगे तो क्या हो जाता है ना। ठीक है, चलो देख लेते हैं। वहां भी देखो, फिर से बात करें अपन अगर फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो GM1M2/d² होता है, राइट। क्लियर है। d मतलब क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले इसका मास m1, इसका मास m2, और उस केस में जो फोर्स लग रहा था वो आपको ऐसे मिलता है। ठीक है, अब आपको नया फोर्स चाहिए, जिस केस में आपने क्या किया हुआ है, डिस्टेंस को सपोज n टाइम्स कर दिया है। कितना कर दिया है? n टाइम्स किसके? पुराने वाले के। ठीक है, पुराने वाले के n टाइम्स कर दिया, चलो कैपिटल N लिख देते हैं। क्लियर है। n मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 2 टाइम्स क्या मतलब 2d,
3 टाइम्स क्या मतलब 3d, तो n टाइम्स क्या मतलब nd। क्लियर है, डिस्टेंस इतना हो गया, बढ़ गया। अच्छा, तो नया वाला फोर्स जो है, ठीक है, F न्यू इज इक्वल्स टू G m1 m2, तो वही आएगा, मास तो चेंज हुआ नहीं है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, है ना, तो m1 m2 ही रहेगा, अपॉन d स्क्वायर, तो d कितना है आपका, इस बार नया d आएगा ना, d चेंज हुआ है, m1 m2 चेंज नहीं हुआ तो वही का वही लिख दिया मैंने, पर नए फोर्स के लिए डिस्टेंस तो चेंज हुआ है ना, ये तो डिस्टेंस यहाँ नया वाला आएगा ना, नया वाला डिस्टेंस कितना है आपका nd, है ना, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, पूरे का स्क्वायर होता है, तो इस nd का पूरा हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहां पर ये nd क्या है आपका, न्यू डिस्टेंस, ऐसा लिख दो कि न्यू डिस्टेंस जो है मेरा वो कितना है, पुराने वाले डिस्टेंस के n टाइम्स है। ठीक है, तो यहां अभी पहले ये लिखो d न्यू का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन d न्यू का स्क्वायर, तो d न्यू की जगह क्या लिख सकते हो आप, nd लिख सकते हो, तो nd का स्क्वायर, ऐसे समझ में आ जाएगा, है ना, जिसको थोड़ा मैथ्स का प्रॉब्लम है उसके लिए। तो इस हिसाब से आप क्या लिख सकते हो, f इक्वल्स टू f न्यू इक्वल्स टू g m1 m2, देखो ये nd का पूरा स्क्वायर है ना, पूरा ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी n स्क्वायर और ये d स्क्वायर। ठीक है, पक्का। अब ये देखो g m1 m2 बाई d स्क्वायर, ये ओरिजिनल वाला फोर्स था पहले जितना था, है ना, तो आपका नया वाला फोर्स जो है, ठीक है, ये पूरा तो आपका क्या होगा, पुराना वाला फोर्स यानी कि f, और ये नीचे क्या बचा n स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो न्यू फोर्स है वो कितना हो जाएगा हमारा, न्यू फोर्स इज 1/n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स। ठीक है, पहले जितना भी फोर्स था उसमें 1/n स्क्वायर कर दोगे तो नया वाला फोर्स मिल जाएगा। क्लियर है। अब चलो लगे हाथ वो मास वाला भी डिस्कस कर ही देता हूँ यार, किसी को उसमें भी अगर कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, अगर कोई ढूंढता हुआ आया है डाउट तो शायद वो भी डाउट हो जाए। ठीक है, तो मास के लिए क्या करेंगे अपन, शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, देखो पहले मास था m1, फिर दूसरा मास था m2, और डिस्टेंस कितना था d था। ठीक है, तब फोर्स लग रहा था कितना, g m1 m2 बाई d स्क्वायर। अब दूसरे केस में क्या किया आपने, ऑब्जेक्ट्स के मासेस को चेंज कर दिया है। ठीक है, डिस्टेंस वही का वही रखा है, मासेस अलग कर दिए हैं, मतलब इसका मास कर दिया आपने n1 टाइम्स ऑफ m1 और इसको कर दिया n2 टाइम्स ऑफ m2। ठीक है, और अगर उसमें भी कंफ्यूजन है तो p ले लो इसका और इसका ले लो q, p टाइम्स m1 q टाइम्स m1, मतलब क्या हुआ, p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 कुछ भी, है ना, तो 2m1 मतलब p की वैल्यू 2 हो गई, इसका मास आपने 3 टाइम्स किया है तो q की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, इसका मास अगर आपने 4 टाइम्स किया है तो p की वैल्यू क्या ले लोगे, 4 ले लोगे, पुराने इस वाले का मास आपने 5 टाइम्स कर दिया है तो q की वैल्यू 5 ले लोगे। समझ में आ रहा है, जो भी किया हुआ है, तो मैं p और m q के फॉर्म में लिख रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो नया वाला फोर्स जो होगा वो कैसे मिलेगा, g, अच्छा इस बार मासेस चेंज हुए हैं इसलिए नए नए मासेस। ठीक है, m1 नया वाला, m2 नया वाला, अपॉन d तो चेंज किया ही नहीं, d सेम का सेम रखा है तो d यही आएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा अब जी m1 नया वाला कितना है भाई, p m1 है ना, पुराने वाले के p टाइम्स है, m2 नया वाला कितना है भाई, q m2 है ना, पुराने वाले के q टाइम्स है इसलिए q m2 अपॉन d स्क्वायर। कोई भी वेरिएबल यूज करो, वेरिएबल यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पिछली बार जब समझाया था वीडियो मेन तो उस टाइम मैंने कुछ और लेके समझाया था वेरिएबल, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है। अब ये p और q मल्टीप्लाई में है तो इनको आगे ले लो, यहाँ क्या बचेगा फिर, g m1 m2 ये अलग है भाई, अपॉन d स्क्वायर, है ना, इसको मिटा दो, तो g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ये वाकई में आपको पहले से ही पता है क्या है, f वाला है आपका पुराना वाला फोर्स है ना, तो pq टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स यानी कि f नया वाला फोर्स। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि न्यू फोर्स इज p इंटू क्यू टाइम्स f ओल्ड, पुराने वाले फोर्स के इतने टाइम्स। मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट का मास 3 टाइम्स कर दिया और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास आपने 5 टाइम्स कर दिया, मतलब आपने p ले लिया कितना 3 और q ले लिया आपने कितना 5। ठीक है, तो जो नया वाला फोर्स, अगर डिस्टेंस चेंज नहीं किया तो तो नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा, पुराना वाला जो फोर्स था उसके पी क्यू टाइम्स ना, p और q टाइम्स, तो p कितना है 3, q कितना है 5, तो पी क्यू यानी कि 15 टाइम्स ऑफ ओल्डर फोर्स। ठीक है, पुराने वाले के 15 टाइम आपका नया वाला फोर्स आ जाएगा। क्लियर है। और अगर दोनों हो रहा है, मास और डिस्टेंस दोनों चेंज हो रहा है, तो दोनों लगा देंगे अपन, ऊपर पी क्यू और नीचे एन स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस भी एन टाइम्स किया हुआ है, एक मास p टाइम्स दूसरा मास q टाइम्स, तो ऊपर पी क्यू नीचे एन स्क्वायर, पूरा सॉल्व करके जो पुराना फोर्स है मल्टीप्लाई। क्लियर है, कर सकते हैं। ऐसे लिख दूं फाइनली, यहाँ पर कहाँ लिख दूं, यही लिख देता हूं मैं,
कि भाई न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, पी क्यू अपॉन एन स्क्वायर टाइम्स ओल्ड फोर्स, ठीक है, अगर तीनों चेंज कर दिया है तो। और अगर खाली एक ही ऑब्जेक्ट का मास चेंज किया है, दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं किया है, ठीक है, मास में भी मतलब डिस्टेंस सेम रखा है, खाली एक ऑब्जेक्ट का मास चेंज किया है, डिस्टेंस चेंज किए बिना खाली एक का चेंज किया है, दूसरे का चेंज नहीं किया है, तो खाली एक ले लो, पी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो एक ही का लगाना, पी लगाना या क्यू लगाना, कोई में से एक ही लगाना, ठीक है, सेम चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आपको सारे डाउट समझ में आ गए होंगे। जो भी चीजें हैं मेंशन करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और ये डाउट्स अगर आपके किसी और भी फ्रेंड के दिमाग में है तो उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक जो भी है उनकी हेल्प करिए, और बस पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।